गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संक्षारण लेसन 10 के रसायन शास्त्र का लेसन 10 संक्षारण का अगला क्वेश्चन। संक्षारण का सिद्धांत आर्द्र या नम संक्षारण, जिसे हम विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारण भी कहते हैं। इस प्रकार का संक्षारण नमी की उपस्थिति में होता है या तब होता है जब धातु द्रव या किसी विद्युत चालक के संपर्क में होती है। इस प्रकार के संक्षारण की प्रकृति विद्युत रासायनिक होती है। इस प्रकार के संक्षारण को विलगित संक्षारण भी कहते हैं। इस प्रकार के संक्षारण को विलगित या इमर्स्ड संक्षारण भी कहते हैं। इस संक्षारण को होने के लिए दो कंडीशन या ये संक्षारण तभी संभव हो पाता है जब ये निम्न दो शर्तें पूरी होती हैं। पहला, धातु नमी या सुचालक द्रव माध्यम के संपर्क में हो। धातु किसके संपर्क में हो? नमी या जल H2O, या सुचालक द्रव्य माध्य इलेक्ट्रोलाइट्स के संपर्क में हो, या मिश्र धातु हो, या एक ही धातु की सतह पर दो ऐसे विभिन्न क्षेत्र बन जाएं जिसमें एक एनोडिक क्षेत्र हो और दूसरा कैथोडिक क्षेत्र हो। इस प्रकार के संक्षारण होने के लिए दो शर्तें हैं। पहला, धातु नमी या सुचालक द्रव माध्यम के संपर्क में हो। दूसरा, दो विभिन्न धातुओं या मिश्र धातुएं सुचालक विलायक के संपर्क में हो और जिनके मध्य विभवांतर हो। इसमें मिश्र धातु की सतह पर दो धातुओं में से एक धातु एनोड बन जाती है और दूसरी धातु कैथोड बन जाती है। इन दोनों धातुओं के मध्य विभवांतर होने से विद्युत धारा का प्रवाहन होता है और धातु इसमें सुचालक द्रव माध्यम के संपर्क में होती है, जिससे एनोड पर धातु इलेक्ट्रॉन देती है और कैथोड उस इलेक्ट्रॉन को विद्युत चालक के माध्यम से ग्रहण करके संक्षारण की क्रिया चलती रहती है। इसमें संक्षारण की क्रिया कितनी चलेगी, संक्षारण होने से रुक जाएगा या संक्षारण आगे नहीं होगा, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। पहली, अगर विलायक उस इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता है तो संक्षारण की क्रिया रुक जाएगी। अगर विलायक उस दिए गए इलेक्ट्रॉन को लेकर के कैथोड तक पहुंचाता है और लगातार ये क्रिया चलती रहती है तो लगातार एनोड की धातु संक्षारित होती रहती है और इस प्रकार के संक्षारण को विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारण कहते हैं। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक एनोडिक क्रिया और एक कैथोडिक क्रिया। एनोडिक क्रिया, ये क्रिया एनोडिक क्षेत्र पर होती है। इसमें धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है। इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहलाती रहती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें धातु धीरे धीरे धन आयन बना करके नष्ट होती रहती है। अतः संक्षारण की क्रिया एनोडिक क्षेत्र पर ही होती है। यह वह धातु, दो विभिन्न धातुएं या मिश्र धातु में से वह धातु जो एनोडिक क्षेत्र बनाती है, संक्षारित होकर के लगातार धीरे धीरे मिश्र धातु में से गायब होती रहती है, या दो धातुएं जिसमें जो धातु एनोडिक क्षेत्र बनाती है वो धातु धीरे धीरे संक्षारित होती जाती है। जैसे देखिए, धातु को हम M से लेते हैं। ये M क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देकर के एनोड पर इलेक्ट्रॉन देता है, अतः ये ऑक्सीकरण की क्रिया है और ये क्रिया एनोड पर होती है, इसलिए इसे एनोडिक क्रिया भी कहते हैं। या मिश्र धातु में एक धातु एनोडिक क्षेत्र बना लेती है और ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन विलयन में जाता है और विलयन से ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरह से कैथोड पर जाता है। अब दूसरी क्रिया कहलाती है कैथोडिक क्रिया। कैथोडिक क्रिया में एनोड पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉन सुचालक द्रव द्वारा कैथोड पर जाता है और ये द्रव माध्यम या धातु द्वारा ले लिया जाता है। कैथोड पर उपस्थित या तो धातु ले लेती है या द्रव माध्यम ले लेता है। इस इलेक्ट्रॉन के लेने के कारण ये तीन प्रकार से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इसलिए कैथोडिक क्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला, कैथोडिक क्रिया पर हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन, दूसरा, कैथोडिक क्रिया पर हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। तीसरा, कैथोडिक अगर धातु ही होता है, मिश्र धातु की दूसरी धातु होती है या धातु दूसरी धातु के संपर्क में होती है तो दूसरा धातु पर धातु आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के धातु में बदल जाती है, इसलिए ये क्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में भी आती है। सबसे पहले कैथोडिक क्रिया में हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्योंकि
कैथोड एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आता है और कैथोड पर उपस्थित या तो हाइड्रोजन या जल में उपस्थित जल और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं या धातु आयन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने के कारण कैथोडिक क्रिया अपचयन की क्रिया भी कहलाती है। सबसे पहला हाइड्रोजन का निकलना। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन इस दो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा, जल इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन दो प्रकार से कैथोड पर निकलती है। एक तो हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं अम्लीय माध्यम में, दूसरा जल इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस को निकालता है। दूसरा कैथोड पर क्रिया होती है मिश्र धातु में उपस्थित अन्य धातु। मिश्र धातु में उपस्थित अन्य धातु इस इलेक्ट्रॉन को ले लेती है और इलेक्ट्रॉन को लेकर उदासीन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण ये अपचयन की क्रिया कहलाती है और ये कैथोड पर होती है, इसलिए इसे हम कैथोडिक क्रिया भी कहते हैं। तीसरा, जंग लगने की क्रिया। जंग लगने की क्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन O2 जल में घुली हुई ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन के एनोड पर बने हुए आयरन आयन के साथ क्रिया करके जंग का उत्पाद FeOH बनाता है, जो कि वापस ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार से ये सारी क्रिया, एनोडिक क्रिया और कैथोडिक क्रिया, आड़ संक्षारण, नम संक्षारण या विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा संक्षारण कहलाता है। और विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा संक्षारण तभी होता है जब धातु सुचालक माध्यम के संपर्क में होती है या धातु की सतह पर दो ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जिसमें विभवांतर होता है। विभवांतर मतलब एक अधिक विद्युत धनीय धातु और एक कम विद्युत धनीय धातु, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विभवांतर में अंतर होता है। इस प्रकार की दो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, दो धातु ऊपर की ओर स्थित जिनका विद्युत विभव बहुत अधिक होता है, नीचे की ओर स्थित जिनका विद्युत विभव बहुत कम होता है। दो धातुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इनके बीच में विभवांतर हो जाता है और विभवांतर होने के कारण ये विद्युत धारा का चालन करती हैं। तो इस ये क्रिया कहलाती है विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा संक्षारण। अब विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा संक्षारण को हम इससे समझ सकते हैं, जैसे जंग लगने की क्रिया। अम्लीय माध्यम में जंग लगने की क्रिया किस प्रकार होती है, ये है विद्युत रासायनिक क्रिया के संक्षारण का उदाहरण। जैसे आयरन Fe लोहा, ये इलेक्ट्रॉन देकर के अपना आयन और इलेक्ट्रॉन देता है और ये क्रिया एनोड पर होती है। जैसे ये माना हमने लोहे का कोई भी पीस है, ये अम्लीय माध्यम में रखा गया है, तो अम्लीय माध्यम में ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपने आयन में बदल जाता है, इसलिए ये एनोडिक क्रिया कहलाती है। दूसरा, ये दिया गया इलेक्ट्रॉन अम्लीय माध्यम में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पूरी अभिक्रिया होती है Fe+2H प्लस गिव्स Fe+2 प्लस H2O। इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा संक्षारण कहलाता है। विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारण को हम दो सेल के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें पहला सेल कहलाता है गैल्वानिक सेल और दूसरा सेल कहलाता है सांद्रण सेल। तो इसी तरह से हम पहले संक्षारण को गैल्वानिक संक्षारण कहते हैं और दूसरे संक्षारण को सांद्रित संक्षारण या ऑक्सीजन सांद्रण क्रिया के द्वारा संक्षारण भी कहते हैं। सबसे पहले गैल्वानिक सेल संक्षारण या गैल्वानिक संक्षारण, इसका मुख्य उदाहरण है डेनियल सेल। आप सभी जानते हैं डेनियल सेल कैसे बनता है। दो अलग अलग धातु जैसे जिंक और कॉपर जब अपने विद्युत अपघट्य के संपर्क में होती हैं तो इसमें से एक धातु धीरे धीरे नष्ट होती रहती है और दूसरी धातु अपने उस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपने धातु में बदल जाती है, जो कि क्रिया कैथोड पर होती है। या गैल्वानिक संक्षारण को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दो विभिन्न धातु अपने विद्युत अपघट्य विलायक के संपर्क में होती हैं
तो वह धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है या जिसका विद्युत विभव अधिक होता है एनोड बनकर संक्षारित होती रहती है और दूसरी धातु कैथोड बनकर सुरक्षित हो जाती है। इस प्रकार के संक्षारण को गैल्वानिक संक्षारण कहते हैं। मैं वापस समझा रही हूँ। जब दो अलग अलग धातु अपने विद्युत अपघट्य विलायक के संपर्क में होती हैं, जैसे डेनियल से ये देखिए जिंक सल्फेट के संपर्क में, कॉपर सल्फेट के संपर्क में, और इनको सेल के द्वारा जोड़ा जाता है, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाते हैं और विद्युत धारा का इलेक्ट्रॉन और आयंस के कारण विद्युत धारा का चालन होता है। अब हमें सबसे पहले विद्युत विभव किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन गैस अपने आयंस और इलेक्ट्रॉन के संपर्क में होती है या अभिक्रिया बनाती है तो ये मानक विद्युत विभव कहलाता है और इसे हम 1 AMU के द्वारा बताते हैं। 1 AMU हाइड्रोजन का, और इसके साथ सारी धातुएं जोड़कर अन्य धातुओं का विद्युत विभव निकाला जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुओं का विद्युत विभव अधिक होता है और हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुओं का विद्युत विभव कम होता है। इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसमें ऊपर वाली धातु और नीचे वाली धातु को अगर एक साथ रखा जाता है और सेल लगाया जाता है इनके विद्युत अपघट्य विलयन में रख करके, तो ऊपर वाली धातु अधिक विद्युत विभव होने के कारण इलेक्ट्रॉन देकर एनोडिक क्षेत्र बना करके अब ऑक्सीकृत होती रहती हैं और इनका लगातार संक्षारण होता रहता है। जबकि नीचे वाली धातु, हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु जिनका विद्युत विभव कम होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी धातु में बदलती रहती हैं और संक्षारित होने से बच जाती हैं। तो इसलिए गैल्वानिक सेल या गैल्वानिक संक्षारण किसे कहते हैं? जब दो विभिन्न धातु अपने विद्युत अपघट्य विलायक के संपर्क में होती हैं तो वह धातु जिनका विद्युत विभव अधिक होता है अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती हैं, एनोड बनकर संक्षारित होती रहती हैं, और दूसरी धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होती है कैथोड बनकर, या जिनका विद्युत विभव कम होता है, कैथोड बनकर सुरक्षित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के संक्षारण को गैल्वानिक संक्षारण विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा गैल्वानिक संक्षारण कहते हैं। उदाहरण डेनियल सेल बना होता है जिंक अपने विद्युत अपघट्य के विलयन जिंक सल्फेट के संपर्क में, कॉपर अपने विद्युत अपघट्य विलयन कॉपर सल्फेट के संपर्क में रहती है, और जब इनके इलेक्ट्रोड को विद्युत सेल से जोड़ देते हैं तो जिंक एनोड पर क्रिया करके जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन देती है। कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर धातु में बदल जाता है। इस तरह से धीरे धीरे एनोड का जिंक गलता जाता है और कैथोड पर रखा हुआ कॉपर का इलेक्ट्रोड धीरे धीरे इस पर बढ़ता जाता है। ये जिसे हम पीतल के द्वारा भी समझ सकते हैं। ब्रास, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और जिंक की। इसमें से धीरे धीरे जिंक एनोड बनकर के संक्षारित होता रहता है, जिसे हम डीजिंसिफिकेशन कहते हैं। एनोड के पीतल में उपस्थित मिश्र धातु में से जिंक का धीरे धीरे खत्म होना या मिश्र धातु में से एक धातु का धीरे धीरे संक्षारित होना एनोड बनकर के डीजिंसिफिकेशन कहलाता है। ये 1 नंबर का शॉर्ट नोट आता है। डीजिंसिफिकेशन किसे कहते हैं? मिश्र धातु में से या पीतल में से, जो कि कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, जिंक का एनोड बनकर के धीरे धीरे खत्म होना डीजिंसिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, एक डेनियल सेल गैल्वानिक संक्षारण समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, सांद्रण संक्षारण किसे कहते हैं, या सांद्रण सेल या सांद्रण संक्षारण सेल। इसे हम ऑक्सीजन सांद्रण सेल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। पहले सांद्रण सेल किसे कहते हैं ये देख लीजिए। इस प्रकार का संक्षारण तब होता है जब धातु दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन के संपर्क में होती है। जैसे ऑक्सीजन हम समझ सकते हैं, एक क्षेत्र वो जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और दूसरा क्षेत्र वो जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या जिस क्षेत्र को ऑक्सीजन कम मिलता है वो या कम सांद्रता वाला क्षेत्र कहलाता है, और जिसे ऑक्सीजन अधिक मिलता है वो अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र कहलाता है। तो जिस क्षेत्र को कम ऑक्सीजन मिलती है वो एनोड बनकर लगातार संक्षारित होता रहता है, और अधिक सांद्रता वाला अर्थात वे क्षेत्र जिसको ऑक्सीजन अधिक मिलती है कैथोड बनकर संक्षारण से रुक जाता है। आगे समझ में, सांद्रण संक्षारण सेल किसे कहते हैं? सांद्रता में अंतर होने के कारण
एक ही धातु जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन में रखी जाती है और सेल के द्वारा जोड़ी जाती है तो कम सांद्रता वाली धातु संक्षारित हो जाती है एनोड बनकर, और अधिक सांद्रता में रखी हुई धातु संक्षारित नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी लोहे की धातु जो ऑक्सीजन से ढकी रहती है या पानी की बूंद से ढकी रहती है या घास फूस से ढकी रहती है, या लोहे के जहाज जो एक निश्चित स्थान तक पानी में डूबे रहते हैं, या रिबेटेड लोहे की टंकियां जिसमें पानी एक निश्चित स्थान तक भरा रहता है, वो सिर्फ जहां तक पानी होता है उसमें या कपड़ा ढका रहता है या घास फूस ढकी रहती है या पानी की बूंद से ढकी रहती है, उसके आसपास ही संक्षारित होती है और ये संक्षारण धातु के अंदर तक चला जाता है जिससे धातु में छेद हो जाते हैं, लेकिन उसके आगे वाली धातु संक्षारित नहीं होती है। अर्थात पानी की बूंद या घास फूस या कपड़े से ढके होने के कारण उस क्षेत्र को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो ये कम सांद्रता वाला क्षेत्र बन जाता है, जबकि आसपास जहां पर ऑक्सीजन की अधिकता होती है वो अधिक ऑक्सीजन वाला क्षेत्र बन जाता है या अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र बन जाता है। तो कम सांद्रता वाला क्षेत्र जो पानी की बूंद से ढका रहता है, कपड़े से ढका रहता है, घास फूस से ढका रहता है, मिट्टी से ढका रहता है, या जहां जहां पर डूबे रहते हैं या पानी की टंकियों में जहां तक पानी भरा रहता है वहां पर लोहा एनोडिक क्षेत्र होने के कारण अपना आयंस और इलेक्ट्रॉन देता है, एनोडिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया लगातार चलती रहती है, और जबकि दूसरा क्षेत्र जहाँ पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है कैथोड बन जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, H2O और ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है। तो इस प्रकार से जंग सिर्फ उसी जगह पर लगती है जो सीधे पानी की बूंद के संपर्क में होते हैं, घास फूस के संपर्क में होते हैं, या जहां तक जहाज पानी में डूबे रहते हैं। ना उसके अंदर जंग लगती है ना ऊपर की तरफ जंग लगती है। लेकिन अगर ये पानी की बूंद अंदर तक चली जाती है धीरे धीरे, तो ये जंग धीरे धीरे एक गड्ढा बना लेती है, एक गर्त बना लेती है, छिद्रण संचालन की क्रिया होती रहती है। तो इस तरह से ये बना हुआ आयरन Fe+2 और हाइड्रोक्सिल आयन क्रिया करके जंग का उत्पाद फेरस हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो वापस जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, जंग में बदल जाता है। इस तरह से इस प्रकार के संक्षारण को हम विद्युत रासायनिक संक्षारण, आर्ध संक्षारण या नम संक्षारण, मतलब नमी की उपस्थिति में, विलायक की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में जो संक्षारण होता है वो विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा संक्षारण या आर्ध संक्षारण या नम संक्षारण कहलाता है।